राइट, दिस इज द कंबस्शन ऑफ मीथेन। और आप देखेंगे कि इस कंबस्शन में जो है आपके पास इधर लेफ्ट साइड में आपके पास 3 मोल है गैसेस के और इधर सिंगल मोल है गैस का, राइट। और इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विच इज ट्रू, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज हुई है। At equilibrium the concentration are not equal, right? So equilibrium पे concentrations कभी भी equal नहीं होती है, ये बात भी सही है, right? So अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है the equilibrium constant for the reaction it is given by। अब देखिए आपके पास यहाँ पे Kp गिवन है, तो Kp एक्चुअल में होता तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन के मतलब प्रेशर्स आपने लेने हैं, तो यहाँ पे प्रेशर नहीं दे रखा, यहाँ पर ये मोल्स पर लीटर गिवन है और हमें चाहिए प्रेशर ऑफ CO2 ओवर प्रेशर ऑफ मीथेन टाइम्स द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो C इज द इनकरेक्ट ऑप्शन और हमारे लिए C ही इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बेरियम पर ऑक्साइड की जो डीकम्पोजिशन है उसमें एक गैस ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। Pressure of oxygen will depend on increase in mass of barium peroxide, increase in the mass of barium oxide, increase in temperature on the equilibrium। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण अगर आपने टेम्परेचर का इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो बढ़ेगा और ये इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड ड्रिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट केस दे रखा है कि इंक्रीज इन द मास ऑफ बेरियम पेरोक्साइड, ये क्यों नहीं अफेक्ट करेगा, बिकॉज इट इज सॉलिड। सॉलिड्स में इसका इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट लीस्ट होता है या मिनिमाइज्ड होता है या इग्नोरेबल होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केवल सी ऑप्शन, राइट। For any reversible reaction, if we increase the concentration of reactants, then the effect on the equilibrium constant. Well, equilibrium constant को affect केवल temperature करता है, ना कि reactants या products की concentration. So इसका आंसर होगा it will remain unchanged. According to Le Chatelier principle, adding heat to a solid and liquid in equilibrium will cause. देखिए अगर आपने heat add किया है तो solid and liquid they will basically change their नेक्स्ट स्टेट, मीन्स सॉलिड से नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड की या लिक्विड से नेक्स्ट स्टेट है गैस की। तो अगर आप इस कंडीशन में हीट ऐड कर देते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि कंसंट्रेशन दूसरे पार्ट के बढ़ेगी, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है कि इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम। सो जब भी आपके पास सॉलिड या लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होता है तो उस वक्त जब प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग चल रहा है या फिर प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन चल रहा है, राइट, तो उस कंडीशन में जब ये मेल्ट हो रहा होता है तो केवल मेल्ट ही होता है और इसमें टेम्परेचर का कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। तो अगर हम इसमें हीट कर देंगे, राइट, तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबल है, तो पॉसिबल ये है कि जो अमाउंट ऑफ सॉलिड है वो डिक्रीज हो जाएगा, जैसा कि इस इक्विलिब्रियम में दे रखा है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है। Which of the following information can be obtained on the basis of Le Chatelier principle? सो ले शैटलियर प्रिंसिपल केवल इक्विलिब्रियम की पोजीशन के बिहाफ पर बात होती है इसमें, और रिगार्डिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट या एंट्रोपी चेंज या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं होती। सो इट डिपेंड्स फॉर द शिफ्ट ऑफ द रिएक्शन, राइट। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर ऑब्वियस है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाता है और बाकी जो चीजें हैं वो आयोनाइज नहीं होती हैं। सो बेस्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का और ये पूछा गया कि इस एक्वस सोल्यूशन में क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो एक्वस सोल्यूशन में देखिए जो एसिटिक एसिड है ये एक इक्विलिब्रियम बना लेगा, तो इसमें एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट होगा, इसमें एसीटेट आयन भी प्रेजेंट होगा, प्लस हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होना जरूरी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि H+ आयंस जो है वो नहीं होने चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑलराइट। ओके, कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है वाटर का और HF का। कॉन्जुगेट बेसिस फॉर दीज एसिड्स, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है तो इनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। बेसिस वो होते हैं जो H+ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसमें से एक H+ आयन इसमें से रिमूव कर ले और एक इसमें से भी रिमूव कर लें। सो वी आर लेफ्ट विद डी ऑप्शन, ऑलराइट, बिकॉज अब ये H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस तरीके से ये लोग जो है ये बेस बन सकते हैं, राइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। देखिए ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते जो H प्लस आयन डोनेट कर सके और ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सके। तो केवल HCl ही है, बिकॉज HCl अगर ब्रॉन्स्टेड बेस बन जाता तो ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन जाता है यहाँ पर कि H2Cl प्लस बनता, पर ऐसा हमने स्पीशीज अब तक कोई नहीं देखा, और इस करके ये HCl जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड तो है पॉसिबली, लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेस जो है ये नहीं है, राइट। ओके, which of the following fluorocompound is most likely to behave as a Lewis base? So Lewis base वो होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, और ऐसा ग्रुप 15 के पास हो सकता है, right? Which of the following is least likely to act as Lewis base? तो Lewis base में least probability किसकी है, वो है केवल BF3 की, because it can behave like a Lewis acid. Which is the strongest acid in the following? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाईएस्ट होगा, जैसा कि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है। तो इस तरीके से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एक्ट एज ए लुइस एसिड? अगेन लुइस एसिड आपको देखना है तो बोरोन का कंपाउंड डाइबोरॉन कैन एक्ट एज ए लुइस एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए लुइस एसिड? अगेन आप देख सकते हैं कि इसमें बोरोन का ही कंपाउंड आता है, बिकॉज बोरोन हैज वन वेकेंट ऑर्बिटल. So trimethyl boron can act as a Lewis acid. Which of the following statement is not true? Among the halide ion, iodide is the most powerful reducing agent. राइट, सो ठीक है, जिसका साइज बिगर है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। फ्लोरीन इज द हैलोजन दैट डज नॉट शो वेरिएबल, ये भी बात सही है, ये सही है बातें। आपको पूछा गया नॉट ट्रू। HOCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOBr, यस, बिकॉज क्लोरीन हैज स्मॉलर साइज देन ब्रोमीन। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द डी। डी इज द इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ HF इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, नो, इट इज ए वीकर एसिड, इट इज वीकर एसिड ड्यू टू H बॉन्डिंग। ऑलराइट, Which of the following compound is not a protonic acid? प्रोटोनिक एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन जो है डोनेट कर सकते हैं, और आपको पूछा गया कि जो प्रोटोनिक नहीं है। ऑलराइट, तो इसका सबसे सही आंसर जो है वह केवल बोरोन वाला है, बिकॉज बोरोन हैज वेकेंट d ऑर्बिटल एंड इट कैन रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इन सभी में आपको ये बताना है कि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किस ऑर्डर में होगी, राइट, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस बेस हमें पहले सेलेक्ट करना है और वीकेस्ट लास्ट होना चाहिए। ऑलराइट, सो इनमें से जो लार्जेस्ट साइज का एनायन है वो केवल आयोडाइड है, बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट साइज इट विल हैव लीस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। सो आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे ये 3। अब रहेगी आपके पास NH2 विद अल्काइल ग्रुप और एक अमोनिया। अमोनिया, ये अमोनिया है, ये अमीन है। अमोनिया और अमीन में से हमेशा अमीन एक स्ट्रॉन्गर लुइस बेस है, तो इस करके ये ग्रुप सबसे सही आंसर है कि अमीन सबसे आगे, देन अमोनिया एंड आयोडाइड लास्ट में है, और HS नेगेटिव ये बीच में एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमाइड, राइट। अगर आप देखेंगे कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, राइट, तो इसको हमने पहले एसिड एक्ट करना है, सॉरी, इसको हमने बेस बनाना है कि बेस बन जाए। तो अगर आप इसको बेस बना लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा अमोनिया, राइट। सो ये होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? अगेन बोरोन कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देन अगेन है क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। आपको अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कौन इसमें से वीकेस्ट एसिड हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको HCl बना लेंगे, इसको H2SO4 बना लेंगे, दिस विल बी HNO3 एंड दिस इज एसिटिक एसिड। सो इन चारों में से एसिटिक एसिड सबसे वीकेस्ट एसिड है, तो इसका जो बना हुआ बेस है यानी कि एसीटेट आयन है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुइस एसिड? लुइस एसिड कौन नहीं एक्ट कर सकता? जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी ना हो। सो इनमें से सभी के पास अवेलेबिलिटी होती है केवल कार्बन को छोड़ के, बिकॉज कार्बन इज इन लाइज इन सेकेंड शेल, और सेकेंड शेल के अंदर कोई भी आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल कार्बन में नहीं होता है। ऑलराइट, रिपीटेड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल? देखिए आपके पास ये सभी लोग सॉल्ट्स हैं, लेकिन आपको ये देखना कि इसमें से कौन सा सॉल्ट ऐसा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, तो वो केवल A है, क्योंकि इसमें सल्फेट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और अमोनियम जो कि एक वीकर बेस होता है। सो A इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है।
आपको आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है निकल हाइड्रोक्साइड के लिए, तो इसमें निकल का होगा, निकल का कंसंट्रेशन टाइम्स जो हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन है इसका स्क्वायर होगा, और ये हो जाना चाहिए आपके पास Ki के इक्वल, राइट। अब क्योंकि निकल की जो कंसंट्रेशन है वो हमें नहीं पता, और आपको सॉल्युबिलिटी पूछेगी निकल हाइड्रोक्साइड की, मीन सपोज कीजिए निकल की सॉल्युबिलिटी S है और हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है उसका स्क्वायर यानी कि 0.1 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये जो अमाउंट देगा 0.1 वो निकल की सॉल्युबिलिटी से कहीं ज्यादा होगा, और आपको यहाँ पे गिवन है कि आयनिक प्रोडक्ट इसका ना के बराबर आ रहा है जो कि 2 पिकोमोलर है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 0.1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट 2 × 10⁻15, और अब आप देख सकते हैं कि आपको इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH। तो देखिए आपके पास ये 10⁻⁻2 आ जाएगा, और अगर आप इसका POH देखेंगे तो POH इसका आएगा 2, so what should be the pH? pH should be 14 - 2, that is 12, right? Following solutions were prepared by mixing the different volumes of sodium hydroxide and HCl of different concentrations. यहाँ भी आपके पास देखिए दिखा रखा है कि अलग अलग तरीके से मिक्सिंग इसकी हुई है, राइट, अलग अलग तरीके से हमने मिक्सअप किया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस सोल्यूशन का जो pH है वो 1 के इक्वल होगा, तो डेफिनेटली pH उसका 1 के इक्वल होगा जिसमें कंसंट्रेशंस इक्वल होंगी। तो बस आप क्या करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए कि किस केस में ये मल्टीप्लिकेशन जो है आपस में इक्वल हो जाती है। तो राइट, इस तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लो देखें किस केस में इक्वल है, तो केवल आता है डी का केस, राइट। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। पिरिडीन के लिए पूछा गया कि कौन कितने % जो है पिरिडीनियम आयंस बन सकते हैं। एक 0.1 मोलर पिरिडीन का सोल्यूशन है और Kb गिवन है, राइट। सो यानी कि अल्फा के बारे में बात की जा रहा है, अल्फा है कि आउट ऑफ 1 कितने बनेंगे, और परसेंटेज पूछा गया है, तो अल्फा इज बेसिकली Kb/c², और आपके पास Kb की वैल्यू है 1.7 × 10⁻⁹, और मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 10⁻⁻1 जो कि ये नंबर है, राइट। सो इससे मेरे पास आ जाएगा ये 1.7 × 10⁻⁻8, राइट, और इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। सो खैर इसका स्क्वायर रूट तो आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁴, और रह गया 1.7 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास 1.7 का स्क्वायर रूट इसमें से अप्रोक्सीमेटली ये वाला बनता है 13 के आसपास आता है, राइट। सो ये आपको करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट। सो ये जो आंसर आएगा आपके पास ये टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद इतना आएगा, क्योंकि 10⁻⁴ है तो ये -2 आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके। अब देखिए यहाँ पर आपको पास ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका pH कितना होगा रिजल्टिंग सोल्यूशन के, वन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl इज एडेड। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 0.1 है और ये इसका भी 1/10 है बेसिकली, तो HCl को इसमें ऐड करने से इसका pH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा, इनफैक्ट इसका pH जो है बेसिक होना चाहिए, और बेसिक का आंसर केवल हमारे पास एक है डी। सिमिलरली इस क्वेश्चन पूछा गया कि हाईएस्ट pH किस केस में होगा, तो अगर आपको हाईएस्ट pH देखना है तो आपको देखना पड़ेगा किस केस में बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिडिक पार्ट हमारे पास वीक आता है, तो इनमें से केवल सी ही ऑप्शन है जिसमें कि सोडियम एक स्ट्रॉन्ग बेस से आता है और कार्बोनेट एक वीकर बेस से आता है, सो राइट सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि लैक्टिक एसिड का 0.1 मोलर सोल्यूशन जो कि 3.7% डिसोशिएट है, और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू पूछिए। सर जैसे कि हमें पता है K होता है C∝², सो 0.1 is your C टाइम्स अल्फा की वैल्यू देखिए 0.037 होल स्क्वायर होना चाहिए, राइट, ये अल्फा होना चाहिए, यहाँ भी परसेंटेज के टर्म्स में दे रखा है, तो इतना आंसर हमारे पास होना चाहिए। और इसको सॉल्व आउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए केवल बी। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ बताया गया कि KW जो है वो 55 टाइम्स हो गया जितना उसके 25 डिग्री सेल्सियस पे था, और 25 डिग्री सेल्सियस पे था 10⁻⁴, ठीक है, इसका 55 टाइम्स हो गया। और pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन पूछा गया है, तो pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ 10⁻⁻14 था तो उस केस में pH हमारे पास 7 हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो हमारे पास pH जो है 7 से थोड़ा नीचे गिर जाएगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए इसका डी ऑप्शन।